biggest, largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics Wallah। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अगर आपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पे देख पा रहे हो, सुन पा रहे, तो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से लिख देंगे भारत माता की जय। तो हमारी प्यारी मां भारत मां की जय आप लिख देंगे इनटू द चैट बॉक्स। फटाफट से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय, हमारी प्यारी मां भारत मां की जय इनटू द चैट बॉक्स। जल्दी से एक बार लिख देंगे। गुड इवनिंग आदर्श, अनमोल, स्नेहा, अंशिका, सलोनी, तृप्ति, सिमरन, अक्षता, बेमल, आर्यन, अमित, यश, पार्थ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। यानी कि सरल भाषा में तो धातु अधातु बोलते हैं, अंग्रेजी वाले लोग इसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना। और कुछ आपको नई चीजें, एक्स्ट्रा चीजें भी इसके अंदर मैं बताऊंगा। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा आप एनसीईआरटी पे फिक्स रहो, बहुत पहले अपडेट हुई थी, उसके बाद अपडेट भी नहीं हुई है। तो कुछ फैक्ट्स यहां पर नए हैं जो आपको जानने जरूरी है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्या लिखना है। तो आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द मैजिकल फैक्ट्स ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। ये है लेक्चर नंबर पहला और करते हैं इसको अब हम शुरू। चलिए चालू करें। तो मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अभी 22,500 से ज्यादा बच्चे इस पे आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी फैमिली हमने यहां पर क्रिएट कर दी है केमिस्ट्री बाय सुनील भैया की। तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को। ऑल राइट सुनील भैया, तो आज आप हमें क्या बताने वाले हैं सुनील भैया? सबसे पहले मैं आपको तत्वों के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं, यानी एलिमेंट्स के क्या प्रकार होते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। ऑल राइट, उसके बाद मैं आपको धातु और अधातु के भौतिक गुण, यानी जैसे शादी का बायोडेटा होता है ना, वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। स्लाइड्स आर नॉट विजिबल, स्लाइड तो विजिबल है। बबुआ सर रोस्टेड यू। वो क्या बोले पहले वीडियो में आके? ओ वो तो मैं तो फोकट थोड़ी हूं कि मैं जाके वीडियो देखूंगा। ठीक है, वो सारी बातें कैसे बोल दी आपने? और मेरे को बता रहे, मेरे सामने हंस रहे हैं। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ, बहुत बढ़िया रोस्ट किया आपने। हम बच्चों का बता रहे, मौलिक मौलिक की ऑडियो चला रहे, वहां मेरे साथ बैठ के व्हाट्सएप पे हंस रहे थे। और चालू किसने किया? पोपटलाल किसने बोला? मैंने बोला? उन्होंने बोला? मतलब खुद मेरे को वहां पोपटलाल बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। नोटी बॉय हो रहे, नोटी बॉय। एंड आज फिर हम बात करेंगे इंसानियत के ज्ञान के बारे में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो रिडल वाला से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम चाहें तो पूरा लेक्चर ऋतिक भाई को डिवोट कर सकते हैं, पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं ऋतिक भाई की कहानी के ऊपर, पर चलो भाई है वो, हमारा व्यवहार भाई जैसा है। वरना आज पूरा लेक्चर डिवोट कर सकता हूं मैं, पूरा लेक्चर डिवोट कर दूंगा ऋतिक भाई को, समझ रहे हो? हाँ, पूरा का पूरा लेक्चर, विश्वास मानो पूरा लेक्चर। मैं चाहूं पूरे लेक्चर ऋतिक भाई के ऊपर पढ़ा सकता हूं, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ऋतिक भाई के साथ। पर फिर वो बुरा मान जाते हैं यार, अच्छा नहीं लगता मेरे को, फिर वो दुखी हो जाते हैं। चलो, माई मदर इज अ केमिस्ट, नॉट केमिस्ट्री। माई मदर इज अ केमिस्ट वाइल माई फादर इज अ मैथमेटिशियन। यानी मेरी मदर जो है उनको केमिस्ट्री से प्यार है, वो केमिस्ट है, और मेरे पिताजी जो है उनको मैथमेटिक्स से प्यार है। एग्जाम्पल, तो उन्होंने नाम दिया है आयरन 59। क्या आप इसको डिकोड कर सकते हैं? कर दो सर, कर दो। अरे नहीं यार, वो तो भाई है यार, ऋतिक भाई तो हमारे भाई है। स्क्रीन पे तो मस्ती मजाक चलता ही है, खैर हम तो भाई जैसे हैं तो वहां भी मस्ती मजाक करते ही है। तुम लोग उनको कह रहे थे कॉल करो, वो मेरे को कॉल कर रहे थे, उदय की क्लास में था तो उठा नहीं पाया कॉल। हाँ, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा? देखो, अब देखो बेटा, यहां पर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं लगानी, यहां पे ऋतिक भाई का सब्जेक्ट भी लगाना। अब तुम क्या कर रहे हो यार? तुम केमिस्ट्री तो लगा पा रहे हो, ऋतिक भाई का सब्जेक्ट क्यों नहीं लगा पा रहे, ये मुझे बताओ। देखो, तुमने केमिस्ट्री बिल्कुल सही लगाई, आयरन का सिंबल होता है Fe। तुम यहां पे मैथ्स लगाने में चूक गए बउआ भैया, कई चाल रहे हो भैया बेटी ने। 59 डिकोड नहीं कर पा रही है। रोमन में कैसे लिखते हैं 59 को? ऐसे लिखते नहीं लिखते? नाम क्या बन गया? फेलिक्स। देखो, आयरन को लिखते हैं Fe, ये तुमने बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया। लेकिन
59 को कैसे लिखते हैं? तो भैया रोमन में 59 को लिखते हैं ऐसे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ, फेलिक्स, फेलिक्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस यस। सो द करेक्ट आंसर इज फेलिक्स। बच्चा लोग भी लाइक भाई साहब मजो आ गयो, मैंने तो भाई साहब घणो मजो आ गयो भाई साहब, घणो मजो आ गयो यार। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले, वैसे तो बेसिक्स में बता चुका हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं, यह मेटल नॉन मेटल है किसके प्रकार, एलिमेंट क्या होता है, अब ये मैंने बहुत ज्यादा बेसिक्स में पढ़ा रखा है, इसके प्रकार भी वैसे मैंने बेसिक्स में पढ़ा रखे हैं, लेकिन अब मैं यहीं से वापस उठा रहा हूं इस चीज को। मैं आपको एलिमेंट्स यानी जिसको सरल भाषा में हम कहते हैं तत्व, क्या कहते हैं? तत्व। मैं आपको तत्व के प्रकार बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं? प्रकार बताना चाह रहा हूं। किसके? तत्व के। यानी एलिमेंट्स के मैं आपको टाइप्स यहां पे बताना चाह रहा हूं। सो जल्दी से इस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस आपका यहां पर होना चाहिए, पूरा ध्यान यहां पे। मैंने देखा एजुकेटर्स 1 2 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नोबल गैस को नॉन मेटल में पटकते हैं। सबसे पहली गलती यही है, नोबल गैसेस नॉन मेटल का पार्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप? जी सुनील भैया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से, जल्दी से इस चीज को स्टार्ट करते हैं। चैट बंद करूंगा ताकि आपका पूरा फोकस यहां रहे। तो तत्वों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है मेरे भाई मेरी बहन मेटल, जिसको हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं धातु। अब धातु क्या होते हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ नाम बता दूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो जैसे हमारा लिथियम भाई मेटल है, सोडियम भाई मेटल है, पोटेशियम भाई मेटल है, मैग्नीशियम भाई मेटल है, कैल्शियम भाई हमारा क्या है? मेटल है, एल्यूमिनियम भाई हमारा मेटल है, कॉपर भाई हमारा मेटल है, जिंक भाई हमारा मेटल है, सिल्वर भाई हमारा मेटल है, गोल्ड भाई हमारा मेटल है। ये सारे के सारे हमारे मेटल्स हैं। अब इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं, एक और मेटल हमारे पास यहां पर और है, उसका नाम है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। इसे हिंदी में कहते हैं पारा। क्या बोलते हैं राजा बेटा? पारा। तो मरकरी क्या है? ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इकलौता धातु जो कि हमें तरल अवस्था में मिलता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मरकरी। फिर से तत्वों का सबसे पहला प्रकार है मेटल यानी धातु। उसके कुछ कॉमन धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी। अब जो मरकरी हमारे पास है राजा बेटा, ये इकलौता धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। बात याद रहेगी? जी भैया। दूसरा प्रकार मेरे राजा बेटा, फटाफट से समझेंगे, बहुत सरल सरल सी बातें हैं। ये क्या है? नॉन मेटल, यानी कि जो मेटल नहीं है। अरे वाह, क्या एक्सप्लेनेशन दिया! जो मेटल नहीं है ये तो हमें भी पता है। ठीक है, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर अधातु यानी कि नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है जी सुनील भैया, जी सुनील भैया, जी सुनील भैया, क्या जानते आप इनके बारे में? कुछ याद आ रहा है? अगर मैं आपको बोलूं कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, तो रूम टेम्परेचर पे इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस पे इनकी स्टेट क्या होगी? सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर बेटा। याद रहेगी बात? जी सुनील भैया, रूम टेम्परेचर पे ये आपके अधातु सॉलिड स्टेट में होते हैं। कौन कौन से अधातु? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन। उसके बाद राजा बेटा ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये इनके केमिकल सिंबल्स है। पहले लेक्चर में समझाए थे, बिल्कुल पहले लेक्चर में। तो ये बेसिकली गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, गैसियस स्टेट एट
रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और इकलौता नॉन मेटल जो हमको लिक्विड स्टेट में मिलता है वो है ब्रोमीन। ओनली नॉन मेटल। अभी सिर्फ इनके नाम सुनो। जैसे स्कूल में जाके तुम दोस्तों से मिलते हो ना, हाय हनी, हाय सनी, हाय हसमुख, हाय सिमाइला। अभी हाथ मिलाओ इनसे। फिर जैसे जैसे तुम इनके साथ रहते हो तुम्हें इनके गुणों के बारे में पता लगता है, प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगता है। बिल्कुल सही है ना? ऐसे ही पहले इनके नाम जानो। से हाय टू कार्बन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलिनियम, आयोडीन, हाइड्रोजन, या हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। फ्लोरीन क्लोरीन होता है। वैसे ही आपको फ्री स्टेट में मिलेगी नहीं हाइड्रोजन, बहुत रिएक्टिव गैस है। और ये ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मजो आ गया भाई साहब। मैंने तो इकलौता लिक्विड जो आपको रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में मिलता है उसे बेसिकली ब्रोमीन कहते हैं। अरे लिक्विड से याद है, मेरे बहुत लिक्विड निकल रहा, पसीना आ रहा है यार, गर्मी लग रही। एसी को क्यों बंद किया भैया? एक मिनट रुकना दोस्तों, लिक्विड से याद है, बहुत लिक्विड निकल रहा, पसीना आ रहा मेरे को बहुत। अरे भैया कूलिंग चालू करो यार, समझे? हाँ चलो समझे, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पूरा फोकस। अरे इधर का चल गया है, आ जाओ। अब हमारे पास यहां पर हो गया भैया, मेटल समझ में आ गया, नॉन मेटल समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे फटाफट से। तीसरा राजा बेटा हमारे पास क्या है? मेटेलॉइड, जिसे सरल भाषा में कहते हैं हम लोग उपधातु। इसे इंग्लिश में हम एक और नाम देते हैं क्या? इसे इंग्लिश में एक और नाम देते हैं सेमी मेटल। क्या ये बात याद रहेगी? जी भैया बात याद रहेगी। तो मेटेलॉइड्स या फिर सेमी मेटल, हिंदी में बोलते हैं उपधातु। तो मेटेलॉइड्स के पास क्या होता है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। यानी ये कुछ गुण तो आपके मेटल्स के दिखाते हैं और कुछ आपके नॉन मेटल्स के गुण दिखाते हैं। मेटेलॉइड्स या बेसिकली सेमी मेटल्स कुछ तो आपको मेटल्स के गुण दिखाते हैं, कुछ आपको नॉन मेटल्स के गुण दिखाते हैं। अभी जब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा तो जो मेटेलॉइड्स यानी कि जो आपके उपधातु होते हैं, कुछ गुण इनमें धातुओं के होते हैं, कुछ गुण इनमें अधातुओं के होते हैं। इसे नॉलेज के लिए भी याद रखो, वरना पहले चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था जहां पे हम इसको पढ़ाते थे। आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो कुछ कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटेलॉइड्स है, ये 6 जो हैं आपको याद रखने हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में तीसरी कैटेगरी है मेटेलॉइड, जिसे हम बेसिकली सेमी मेटल्स कहते हैं। इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है। इन्हें हिंदी भाषा में बेसिकली हम लोग कहते हैं उपधातु। मजे की बात यह है, मजे की बात यहां पर यह है, मजे की बात यहां पर यह है कि यहां पे जो मैंने लिस्ट लिखी है, दिस इज द कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटेलॉइड्स। यानी ये वो मेटेलॉइड्स है जिनकी लिस्ट आपको याद रखनी है। सबसे पहला हमारे पास क्या है? इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक, याद करने का सिंपल सा ट्रिक। तो आपके सुनील भैया, आपके सुनील भैया, आपके सुनील भैया, आपके सुनील भैया क्लास में आगे बैठे हैं और साथ ही साथ क्लास में एक और सुंदर कन्या आगे बैठी है जिसका नाम है टीना। अब हम दोनों पढ़ने में तो सही हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे पेपर लेकर टपाक टीना को मार रहा हूं, टीना पेपर लेकर टपाक मेरे को मार रही है। और ऐसे टीचर लिख रहा था, एकदम से मुड़ा छक और ऐसे देखा, ये क्या हुआ, ये इसको मार रहा, ये इसको मार रही, तो क्या बोलेंगे? भग सुनील और टीना, भग सुनील और टीना, भग सुनील और टीना। तो मेटेलॉइड्स को याद करने की ट्रिक क्या है? भग सुनील और टीना। क्या ट्रिक है? भग सुनील और टीना।
तो ये हो जाएगा बेसिकली बोरॉन, है ना। ये बेसिकली ए से हो जाएगा हमारे पास एंटीमोनी, यानी सुनील भैया वाला केमिकल एलिमेंट Sb। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा बेटा आर्सेनिक, आर्सेनिक होता है हमारे पास As। उसके बाद हमारे पास होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या होता है Ge। उसके बाद S से होता है बेसिकली सिलिकन, सिलिकन होता है Si। और Te से होता है बेटा टेलुरियम, टेलुरियम का सिंबल होता है Te। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, टेलुरियम। जो ऊपर 6 नाम लिखे थे उस ट्रिक से याद हो गए, भाग, सुनील और टीना। बोरॉन, एंटीमोनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड टेलुरियम। तो हमने अभी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं। सबसे पहले हैं मेटल्स के नाम हमने याद किए हैं, फिर नॉन मेटल्स के नाम हमने याद किए, यानी सबसे पहले धातुओं के नाम, फिर अधातुओं के नाम, फिर हमने याद किए हैं कुछ सेमी मेटल्स के नाम। सुनील भैया मेटल्स और नहीं हो सकते क्या? मेटल्स के केस में यहां पे लिखा हुआ है एटसेट्रा, यानी और भी हैं। नॉन मेटल्स के अंदर आपको यह लिस्ट याद रखनी है, मेटलॉइड्स के अंदर आपको यह लिस्ट याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का सबसे आखिरी प्रकार है जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का पहले नाम हुआ करता था इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैसेस से इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस से इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस से इसका नाम चेंज होकर हो गया है नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस से इसका नाम चेंज होकर हो गया है नोबल गैसेस। पहले इनर्ट बोला जाता था इसको। इनर्ट का मतलब होता है कंप्लीटली अनरिएक्टिव, यानी बिल्कुल भी रिएक्ट ना करने वाला। टिल 1900s तक, टिल 1900s तक हम इसको इनर्ट गैस के नाम से जानते थे, टिल 1900s। यानी ये जब बेसिकली आपकी डिस्कवर हुई तो यह माना गया कि बेसिकली ये किसी से रिएक्ट करती ही नहीं है, बिल्कुल अनरिएक्टिव है, अकेले रहना पसंद करती है, ठीक है जी। हमेशा सिंगल रहना पसंद करती है, कमिटमेंट में नहीं आएगी, कंप्लीटली अनरिएक्टिव है इनर्ट का मतलब। लेकिन फिर क्या हुआ? 1960s के अप्रॉक्स में, 1960s में यहां पर आपको क्या मिले? कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन एंड क्रिप्टन आपको मिले, ठीक है। तो जिनॉन और क्रिप्टन के कंपाउंड्स मिलने की वजह से इसका नाम नोबल गैसेस कर दिया गया। यह बात याद रहेगी, छोटी सी बात। सन 1900 तक इसका नाम इनर्ट गैस था। इनर्ट का मतलब कंप्लीटली अनरिएक्टिव। लेकिन क्योंकि सन 1960 में कुछ कंपाउंड्स आपको मिले यहां पर आपके जिनॉन और आपके क्रिप्टन के, जिसकी वजह से इसके नाम को परिवर्तित करके नोबल गैस कर दिया गया। नोबल गैसेस का अभी भी मतलब क्या होता है? लिटिल रिएक्टिविटी। इसका यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही अनरिएक्टिव है, लिटिल रिएक्टिविटी, बहुत कम रिएक्टिव है। पूरी तरीके से अनरिएक्टिव होने का मतलब है कभी रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 1960s में इनके कुछ कंपाउंड्स मिले, इसी के बाद इसका नाम नोबल गैसेस पड़ गया। नोबल गैसेस का अनादर नेम, एक और नेम है जो मैं आपको बताता हूं। इनका एक और नेम क्या है? सबसे पहला आपको यह पता होना चाहिए, दैट इज ए। दूसरा आपको यह पता होना चाहिए, दैट इज बी। और तीसरा आपको यह पता होना चाहिए, ऑल्सो कॉल्ड रेयर गैसेस। ऑल्सो कॉल्ड रेयर गैसेस बिकॉज ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में इनकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी वजह से हम इन्हें रेयर गैसेस कहते हैं। सो ऑल्सो कॉल्ड द रेयर गैसेस बिकॉज ऑफ द लो कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से हम इन्हें रेयर गैसेस भी कहते हैं। अब इसका नाम याद करने की सरल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। नाम याद करने की सरल सी ट्रिक बताता हूं।
ही ना, उड़ानियन ध्यान से सुनना, ही ना, नी ना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या बोला बेटा मैंने? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। यानी यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां से मेरे पास आ जाएगा हीलियम, इधर से आ जाएगा बेसिकली मेरे पास नियॉन, हीलियम नियॉन। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहां पर आर्गन, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहां पर क्रिप्टन, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहां से जिनॉन, एंड सबसे आखिरी में मेरे पास आ जाएगा यहां पर रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये बेसिकली नाम होंगे। अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही है, सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ रही है, तो एक बार आए भैया लिख दीजिए, फटाफट से एक बार आए भैया लिख दीजिए, जल्दी से आए भैया लिख दीजिए फटाफट से। क्लियर है? क्लियर है? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बेटा, वो मैंने आप लोगों को बेसिक्स में पढ़ाई है। फर्स्ट लेक्चर में जाकर देखना, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, वहां पर मैंने क्लियर किया है, वहां जाकर देखो मैंने क्या बताया है। ठीक है, चलो, ऑल राइट। तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि यहां पर हम जानने वाले हैं भौतिक गुण। क्या है? भौतिक गुण किसके? मेटल यानी कि धातु, और नॉन मेटल यानी कि अधातु। ठीक है, तो ये हम जानने वाले हैं। अब देखो, जैसे कि अपनी शादी होती है जब, है ना, तो अब देखो, मैं चाहता ऋतिक भाई का एग्जाम्पल ले सकता था, लेकिन मैंने ऋतिक भाई को बख्श दिया, है ना। और ऋतिक भाई क्या बोले? दो ही तरह के कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों? कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहां गया है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहां गया भाई? चलो, ऋतिक भाई तो अपने भाई हैं, तो फिर चलता है। आयोनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट भी है। बॉन्ड्स तो तीन प्रकार के हो गए ना फिर। चलो कोई ना। तो यहां पर अपन मानते हैं, यहां पर अपन मानते हैं कि हमारे हसमुख लाल जी आए। कौन आए? हसमुख लाल जी। रहने दो, हसमुख लाल तो अभी बालक है, या चलो हसमुख लाल के लिए लड़की देख रहे हैं अपन। और यहां पर एक सुंदर सी कन्या आई है, ठीक है ना। ये हसमुख लाल जी है, हसमुख लाल। और ये कौन है? ये है सिमाइला जी। कौन है ये सिमाइला जी। तो अगर आप यहां पर इनका बायोडेटा शेयर करते हैं, बायोडेटा, और इनका भी अगर आप बायोडेटा शेयर करते हैं, तो ये बायोडेटा क्या बताता है? जैसे हसमुख लाल जी का बायोडेटा और सिमाइला का बायोडेटा क्या बताएगा? तो हसमुख लाल जी का बायोडेटा बताएगा कि भाई साहब, मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 11 इंच की है, मेरा जो कलर है वो बेसिकली गेहुआ है, मेरा जो वजन है वो बेसिकली 64 किलो है, और मैं इतने पैसे कमाता हूं, और भैया मैं ये वाली गाड़ी रखता हूं, ओ भैया मेरा ये गोत्र है, ये नुक है, ये सारी चीजें वो बता रहा है। तो सारी की सारी बायोडेटा में आ गई। ऐसे सिमाइला ने भी बताई, अपनी सारी डिटेल बताई, बहुत बढ़िया। तो अगर यही सेम चीज हम मेटल नॉन मेटल के लिए आइडेंटिफाई करें, यानी कि यही चीज हम मेटल नॉन मेटल के लिए निकालें, अगर यही मेटल नॉन मेटल के लिए हम निकालें, तो वो क्या होंगी? मेटल नॉन मेटल का बायोडेटा क्या होगा? मेटल का बायोडेटा या नॉन मेटल का बायोडेटा क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? मेटल का बायोडेटा और नॉन मेटल की बायोडेटा क्या होगी? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेटल का बायोडेटा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल का बायोडेटा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब तुम हसमुख लाल को अगर मेटल मान लो और सिमाइला को नॉन मेटल मान लो, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो अपन यहां पर एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी उनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा
कर रहे हैं। चलिए फिर इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए एक बढ़िया सा सवाल, इस सवाल से मचाएंगे बढ़िया सा बवाल। आर मरकरी एंड ब्रोमीन फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी यानी कि हमारा जो Hg होता है, और ब्रोमीन यानी जिसका केमिकल सिंबल हमारे पास Br होता है, केमिकल सिंबल है ये बेसिकली क्या आपको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे? जल्दी से बताओ, हां कि ना, हां कि ना, हां कि ना, हां कि ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आर मरकरी एंड ब्रोमीन फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्या रूम टेम्परेचर पे मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट पे मिलते हैं? हां या ना, हां या ना, हां या ना, हां या ना? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन, दिवांकर, कार्तिक वर्मा, प्रियम वदा बिरला से, अच्छा। जोहान, ईशु मौर्य एंड ब्रजमोहन, प्रियांशु IITN, देवर जी, तनुज, PPP पटेल, रॉ एजेंट हितेश। देवर जी, आज भाभी जी किधर है बेटा? और पति जी कहां हैं? कहां हो तुम लोग? आज छुट्टी पे? आर मर्करी एंड ब्रोमीन फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? यस, दे आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलो अब यहां पर हम पहली प्रॉपर्टी को समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? विच इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी को हम हिंदी में कहते हैं कठोरता, यानी कि हार्डनेस। अब बहुत ध्यान से सुनना, आज तुम्हारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है, जो हार्ड होता है वो रिजिड होता है, जो रिजिड होता है वो टफ होता है, जो टफ होता है वो ब्रिटल होता है। सब अलग होते हैं। जो हार्ड है, रिजिड है, ब्रिटल है, टफ है, रेजिलियंस है, सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अब हार्डनेस यानी कठोरता होती क्या है, पहले तो आप ये समझिए। व्हाट इज हार्डनेस यानी कि कठोरता? हार्डनेस यानी कठोरता क्या होती है, आइए मैं आपको समझाऊं। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास दो चीजें हैं। एक तो मेरे हाथ में है मोम। अब अगर मैं इस मोम को घिसना चाहूं तो मैं देखिए धीरे धीरे इस मोम को पूरा का पूरा घिस के और ऐसे गिराता जाऊंगा। इस मोम को पूरा का पूरा घिस के और नीचे गिराता जाऊंगा। ये मेरे पास मोमबत्ती है और इसके मोम को मैं पूरा का पूरा ऐसे घिस सकता हूं हाथ से और ऐसे गिराता जाऊंगा। ठीक है ना, ये देखो। लेकिन यही चीज अगर मैं लोहे के साथ करूं, अगर मैं इसको घिसने की कोशिश करूं तो मैं इसे घिस नहीं पाऊंगा। अब ऐसा क्यों है? तो हर पदार्थ जिसको भी आप काटने की या घिसने की कोशिश करेंगे, हर पदार्थ जिसको आप काटने की या जिसको आप बेटा घिसने की कोशिश करेंगे तो वो अवरोध लगाएगा कि हमको काटना नहीं, नहीं हमको घिसना। इसे बोलते हैं हार्डनेस। क्या बोलते हैं? हार्डनेस। सो अवरोध यानी कि रेजिस्टेंस। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ पदार्थ यानी कि सब्सटेंस अगेंस्ट कटिंग और स्क्रैचिंग, यानी जब आप किसी चीज को काटते हैं और घिसते हैं तो काटने और घिसने में जब वो पदार्थ आपको कोई अवरोध देता है तो उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? हार्डनेस। व्हाट इज हार्डनेस? हार्डनेस को हिंदी में कहते हैं कठोरता। और कठोरता का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी पदार्थ को काटने की या घिसने की कोशिश करेंगे तो वो पदार्थ हम पे एक रेजिस्टेंस लगाएगा कि ए भाई मेरे को काटना नहीं, ए भाई मेरे को घिसना नहीं। इस अवरोध को, इस रेजिस्टेंस को हम हार्डनेस बोलते हैं। कोई चीज ज्यादा हार्ड होती है, कोई चीज कम हार्ड होती है। उसके बाद हार्डनेस जो है, एक चीज याद रखना, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइंड है। यानी कि
जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए डिफाइंड है। कभी भी लिक्विड्स और गैसेस आपके हार्ड नहीं हो सकते। आप पानी को कभी पानी को कभी घिस सकते हो या काट सकते हो क्या? नहीं। कैसे अवरोध लगाएगा? हार्डनेस यानी कठोरता जो है, इसका सरल सा मतलब है जब आप किसी चीज को काटने की कोशिश करो या घिसने की कोशिश करो तो वो आपको रोकेगी कि मुझे काट मत या मुझे घिस मत, उसे हार्डनेस कहते हैं। पानी को तुम कैसे काटोगे या घिसोगे? हवा को कैसे काटोगे या घिसोगे? समझ गए जी? तो याद रखिएगा, हार्डनेस इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस, लिक्विड और गैसेस के लिए डिफाइंड नहीं है। चलिए अब देखिए, यही चीज मेटल्स के लिए पढ़ते हैं। तो मेटल्स के केस में अगर हम पढ़ते हैं तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो मेटल्स हैं वो हार्ड है। एक्सेप्शन यहां पर बैठता है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी। क्यों? अरे मरकरी तो आपका क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, तो कभी भी हार्डनेस आपके मरकरी के लिए डिफाइंड नहीं है। अच्छा, इनके केस में हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली आपके सॉफ्ट मेटल्स है। कैसे मेटल्स हैं? सॉफ्ट मेटल्स। और सॉफ्ट मेटल्स को अपन क्या कर सकते हैं? इजीली कट विद अ नाइफ। इजीली कट विद अ नाइफ। आप आसानी से चाकू से इनको काट सकते हैं। तो ये यहां पर बन जाता है एक्सेप्शन। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस यानी कठोरता, जिसका सरल सा मतलब होता है जब आप किसी चीज को काटना चाहें या घिसना चाहें तो वो एक रेजिस्टेंस यानी अवरोध लगाती है। यह प्रॉपर्टी सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइंड है। अब यहां पर अगर हम मेटल्स में देखें तो मेटल्स में मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो यह चीज मरकरी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लाइड ऑन मरकरी। यह मरकरी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में नहीं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, तो इस पे अप्लाई नहीं होती है। साथ ही साथ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिन्हें हम आसानी से चक्कू से काट सकते हैं। तो कामना करता हूं पहली बात आपको समझ में आई। अगर यही चीज नॉन मेटल्स के लिए बात करें तो ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन आपके पास है डायमंड। डायमंड क्या होता है बेटा? डायमंड एक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा फॉर्म ऑफ कार्बन। और कार्बन हमारे पास क्या होता है? नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट का मतलब क्या है? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट का मतलब यह है कि यहां पर यह हार्ड नहीं है, यानी आप अगर इनको काटने और घिसने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली काट और घिस पाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन यहां पर फंसता है डायमंड, जो कि एक फॉर्म ऑफ कार्बन, एक नॉन मेटल का फॉर्म है और वो हार्ड है। अब आपको एक मस्त बात बताता हूं, ये आपका हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, यानी एक ही साथ बदला ले लिया नॉन मेटल्स ने। हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। सुनील भैया ये तो एक ही बार में बदला ले लिया। यस, नॉन मेटल्स ने एक ही बार में बदला ले लिया। नॉन मेटल्स ने मेटल से एक बार में बदला ले लिया। भाई तुम सारे के सारे मेजरली हार्ड हो ना, मैं एक ही ऐसा पदार्थ हार्ड बनाऊंगा जो तुम्हारे सारे मेटल से हार्ड होगा, और यहां पर है डायमंड। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस। अगर हम नेचुरली ऑकरिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो डायमंड जो कि एक कार्बन का फॉर्म है, एक अधातु का फॉर्म है, वो बेसिकली हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, यानी नेचर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो है वो बेसिकली डायमंड है। बहुत बढ़िया। इसके अंदर और भी होते हैं, है ना। सिंथेटिकली अगर बात करें तो वुड्स बोरोन नाइट्राइड होता है। फिर डायमंड के और प्रकार होता है, लॉन्स डेलाइट एक डायमंड का प्रकार होता है, हेक्सागोनल डायमंड बोलते हैं जो सबसे हार्डेस्ट डायमंड है। चलिए अब हमारे पास है मेटेलिक लश्कर। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं धात्विक चमक। अब आप मेरी बात से बहुत इजीली रिलेट यहां पर कर पाओगे, धात्विक चमक का मतलब क्या होता है।
जैसे जो आपकी ज्वेलरी होती है वो मेटल्स की बनाई जाती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इससे बनाते हैं। क्यों? चमकते हैं, चमकते हैं। तो मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चमकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू रिफ्लेक्ट लाइट ड्यू टू विच दे हैव अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। यानी मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये मेटल है, लाइट इस पर्टिकुलर मीडियम से आई, इस पे हिट करके वापस इसी मीडियम में गई। मान लीजिए एयर हमारा एक मीडियम है, इस मीडियम से रोशनी इस पे गिरी, इससे टकरा के वापस इसी मीडियम एयर में अगर आ गई तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा ट्रांसमिट कर जाती है, अंदर चली जाती है, रिफ्रैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो एबिलिटी ऑफ मेटल्स यानी धातुओं की वो क्षमता जिसमें कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे उनकी जो सरफेस है वो शाइनी अपीयर होती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। क्लियर है बात? रिफ्लेक्शन जब पढ़ाता हूं तो फिर मैं क्या फिजिक्स में थोड़ा कूदने लग जाता हूं, पर अब कूदूंगा नहीं वैसे, ठीक है ना। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आता है तुमसे पूछने के लिए, अगर तुम बोलो तो पूछ दूं। एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, पता है क्या? लाइट का पाथ, जब ये सरफेस है, जैसे मान लो कि ये आपका प्लेन मिरर है, तो लाइट ऐसे से ऐसे ही क्यों जाती है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मत बोल देना। लाइट ऐसे जाती है इसीलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन होते हैं, पर लाइट ऐसे ही क्यों जाती है ये मैं पूछ रहा हूं। मैं बोलूंगा लाइट ऐसे जाती है, तुम कहोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे मेरे भाई, लाइट ऐसे जाती है इसलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करते हैं हम। ऐसे ही क्यों जाती है, इसके पीछे का कारण है। तुमने अगर मेरा इंट्रो वीडियो सही से देखा होगा तो मिल जाएगा उसका आंसर। क्लियर है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे को आंसर मत देना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के बिहेवियर की वजह से आया है। जब आप लाइट को, अच्छा पहले तो आपको ये पता है कि नहीं पता है, पता नहीं, बहुत सारे, वैसे तो रक्षक भाई बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट जब 11th क्लास में हम बात करते तो लाइट के बिहेवियर पे बहुत सारी चर्चा होती है। पहले न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी जिसमें बोला लाइट पार्टिकल है। उसी समय पे हाइजेंस अपनी थ्योरी दे रहे थे कि लाइट जो है वो वेव है ना। फिर हमने एक थ्योरी एक्सेप्ट करी कि चलो लाइट बिहेव्स एज वेव्स। फिर आगे चल के भैया आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी आ गई जो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करी ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो फिर हो गया कि लाइट बेसिकली पार्टिकल है। फिर आगे चल के भाई साहब हमारे डी ब्रॉगली साहब आ गए, तो डी ब्रॉय जिनको हम बोलते हैं, तो डुअल नेचर आ गया कि दोनों ही शो करती है। नहीं, अच्छा चलो, अगर आप मेरा इंट्रो वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको उसके अंदर ही मिलेगा। लाइट जो होती है वो हमेशा क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करती है। मैंने शॉर्टेस्ट नहीं बोला, मैंने बोला क्विकेस्ट पाथ। लाइट ऑलवेज फॉलोज द क्विकेस्ट पाथ, नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। क्विकेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ में अंतर है, इसे फर्मेट्स प्रिंसिपल कहते हैं। सर्च कीजिएगा, अभी मैं फिजिक्स में जाना नहीं चाहता, बट मैंने आपको हल्का हल्का एक आइडिया दे दिया है ना। यस, फर्मेट्स प्रिंसिपल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस फर्मेट्स प्रिंसिपल, वेरी गुड। चलो, ऑल राइट, आएंगे आप 11th में तो पढ़ाएंगे आपको ये सारी चीजें, हम ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा आपको ये बातें। चलो, तो भाई साहब आपकी एबिलिटी ऑफ मेटल्स, एबिलिटी ऑफ मेटल्स, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की उसके अंदर एक टेंडेंसी है, और जैसे वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो उसकी सरफेस चमकदार दिखने लगती है, शाइनी दिखने लगती है। इस फिनोमिना को मेटालिक लस्टर हम कहते हैं। यस, इट फॉलोज द क्विकेस्ट पाथ, फर्मेट्स प्रिंसिपल। शॉर्टेस्ट पाथ मत लिख देना, क्विकेस्ट पाथ। लाइट बहुत फैसिनेटिंग है भाई, ऑप्टिक्स इज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी फैसिनेटिंग, यस, वेरी लाइट एंड ऑप्टिक्स, आहा, इट्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग। इसको आप पढ़ोगे ना तो मजा आने लगेगा, मजा एकदम, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। चलो, तो अब देखिए यहां पर इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे लस्ट्रस होते हैं।
क्या होते हैं? लस्ट्रस। जो भी आपके मेटालिक लस्टर को शो करता है उसे लस्ट्रस कहते हैं, और जो नहीं करता उसे नॉन लस्ट्रस कहते हैं। तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर नॉन लस्ट्रस, या फिर हम बोल सकते हैं डल। क्या बोलते हैं? डल। तो नॉन मेटल्स चमकते वमकते नहीं है, ये बिल्कुल डल सरफेस होती है इनकी, बिल्कुल नहीं चमकते, ठीक। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन फंसता है। एक तो हमारे पास है आयोडीन और दूसरा हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको देखना है, तो ग्रेफाइट बेटा क्या होता है? ये भी एक फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा एलोट्रोप्स में, फॉर्म ऑफ कार्बन। सुनील भैया मैं ग्रेफाइट देखना चाहता हूं। भाई ये जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल कहां गई पेंसिल? ये जो पेंसिल होती है पेंसिल, इस पेंसिल के अंदर ये जो काला काला आपको ग्रेइश जो चीज है जिससे आप लिखते हो, पेंसिल का कोर, इसे हम कहते हैं ग्रेफाइट। ये जो पेंसिल का कोर है जिससे आप लिखते हो, ये ग्रेफाइट, ये चमकता है। आप लाइट डालिए, इसकी सरफेस चमकती है, शाइनी सरफेस है। बिकॉज लाइट जैसे इंसिडेंट होगी, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, इसी की वजह से इसकी शाइनी सरफेस है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये लस्ट्रस है। तो नॉन मेटल्स आपके जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्शन है आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों लस्ट्रस है। याद रखना, यह सवाल एग्जाम में आ चुका है काफी बार। आयोडीन और ग्रेफाइट आपके लस्ट्रस नॉन मेटल है, ठीक है। चींट पाक जमजम। चलो सुनील भैया, सुनील भैया, अरे ये यहां पे कैसे आ गया? ये मेलिएबल का एग्जाम्पल है यार। एग्जाम्पल्स ऑफ, गलत जगह स्लाइड ऐड हो गई। हाँ ये सही है, सही है। तो लस्ट्रस का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं और हार्ड का एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल ऑफ हार्ड एंड लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। सुनील भैया थोड़ा थोड़ा हमें हार्ड और लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए, लस्ट्रस इन केस ऑफ मेटल्स अगर मैं आपसे बात करूं, और लस्ट्रस इन केस ऑफ नॉन मेटल्स में आपसे बात करूं, तो मैं आपको ऑब्जेक्ट्स की बात बता रहा हूं। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, नॉन मेटल के केस में कोर ऑफ पेंसिल, कोर ऑफ पेंसिल ये किससे बना होता है? मेड ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है बेटा। सुनील भैया मुझे चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स और पदार्थों के एग्जाम्पल दीजिए। तो नॉन मेटल्स में अगर मैं लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स दूं, तो आपको कोर ऑफ पेंसिल, ये पेंसिल का जो कोर है ये बेसिकली अधातु ग्रेफाइट से बना है, ये चमकता है। ये देखो ग्रेफाइट से बना है, चमकता है। मेटल्स के केस में आप ज्वेलरी देख लीजिए, ज्वेलरी। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं डेली लाइफ की चीजों के। तो ये धातुओं से बने हैं ज्वेलरी, और अधातुओं से बना है कोर ऑफ पेंसिल, ये दोनों के दोनों आपके चमकते हैं। ज्वेलरी किससे बनी होती है? मेड ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इनसे बनी होती है। जी भैया। उसी प्रकार हार्ड का एग्जाम्पल दीजिए सुनील भैया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेटल्स जो हार्ड है और नॉन मेटल्स, ठीक है। अब नॉन मेटल्स में अगर आप देखेंगे डायमंड की रिंग आती है, डायमंड की रिंग। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन दी, तो आप डायमंड की रिंग देखेंगे तो वो काफी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड से बनी हुई है। डायमंड का कटर आता है, डायमंड कटर, ये चीजों को काटने के काम में आता है डायमंड कटर, काफी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है ये। उसी प्रकार हार्ड मेटल्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे का ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक, ठीक है। रेलवे का ट्रैक हो गया, आपके ब्रिजेस हो गए, है ना, ब्रिजेस, बुलेट्स एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेटल से बनी है और वो कठोर है, ठीक है। यहां पर मेटल के साथ दूसरे नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं या मेटल्स भी हो सकते हैं, उनका मिश्रण भी हो सकता है। बट ये एक जनरल एग्जाम्पल मैंने आपको दी है ताकि आप फील कर पाओ। तो मेटल्स जो हार्ड है, जैसे रेलवे ट्रैक, ब्रिजेस, बुलेट्स बनाने के काम में आते हैं। नॉन मेटल्स डायमंड रिंग और डायमंड कटर बनाने के काम में आते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट्स है। ऐसी चमकने वाले मेटल्स आपको ज्वेलरी में मिलेंगे, चमकने वाला नॉन मेटल्स आपको कोर ऑफ द पेंसिल उसमें मिलेगा, ठीक है।
हाँ बिल्कुल, एक भाई ने सही एग्जाम्पल दिया कि सुनील भैया हैमर क्यों नहीं ऐड किया। ये लो भाई, बिल्कुल हैमर लोहे का बना होता है, हैमर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हार्ड ऑब्जेक्ट्स है बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीयता, और डक्टिलिटी आती है, उससे हम कहते हैं तन्यता। आघात वर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी, और तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। अब ये कहता क्या है, ये हम समझना चाहते हैं भैया, प्लीज हमें समझाइए, प्लीज हमें समझाइए। बहुत सरल सी बात कहता है। घर पे कभी पूड़ी मेकर से पूड़ी बनाई है? पूड़ी मेकर से पूड़ी बनाई, उसके अंदर जैसे कि जो पूड़ी को बेलता है उसको देखा है कभी? तो उसमें क्या होता है, एक छोटी से पन्ने से चाणी बनाते हैं गोल, और फिर पूड़ी मेकर के अंदर डाल के उसको जोर से ऐसे दबाते हैं, तो ऐसे पूरा चपटा हो जाता है, पूरा ऐसे पापड़ की तरह चपटी हो जाती है। उसको खोला, फिर उस पूड़ी को निकाला, फ्राई। फिर उस चाणी को अपन बनाएंगे, आटे की चाणी जो होती है तो बनाएंगे, फिर अपन अपने इस पूड़ी वाले मेकर के ऊपर रखेंगे, पूड़ी वाले मेकर को जोर से दबाएंगे, वो बिल्कुल चपटी हो जाएगी, फिर निकालेंगे, उसको तल देंगे। इन एक तरीके से चपटा बनाते हैं पापड़ की तरह। देखा नहीं देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? हाँ एक भाई कह रहा वाटर इज द बेस्ट कटर। अच्छी चीजें आपने ऑब्जर्व किया है, लेकिन वो जो वाटर कटिंग होती है उसमें पानी को बहुत हाई प्रेशर से फेंका जाता है, तो क्या होता है ना कि बहुत कम एरिया से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना? बहुत हाई वेलोसिटी से जाके पड़ता है तो काट देता है चीजों को, वाटर कटिंग कहते हैं उसको। लेकिन वो हार्ड नहीं है, गलत चीज पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज नॉट हार्ड। हाँ बनाइए बनाइए, बहुत बढ़िया। तो अपन उसी का ही एग्जाम्पल लेंगे यहां पर मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को समझने के लिए। अब जैसे कि अगर अपन मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक मेटल है, ध्यान से समझना, ठीक है, और यहां पर मैं एक फोर्स लगाता हूं F ऊपर, और यहां पे एक फोर्स लगाता हूं F नीचे से, और ऐसे दबाता हूं, दबा दिया, समझ रहे हो? ऐसे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, जैसे कि ये पकड़ा हुआ है, ऐसे जैसे संसार तुम पे फोर्स लगाता है ना, कंप्रेशन लगाता है, ये हमारा प्यारा बच्चा जो पढ़ना चाहता है, इधर से आता है घर वालों का प्रेशर और इधर से पूरी की पूरी दुनिया का प्रेशर, और बीच में हमारा बच्चा पिस जाता है, और बच्चा की हालत कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। ये हमारा बच्चा, ये घर वालों का फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ, और ये संसार का फोर्स, देखो दोनों के दोनों फोर्स, और ऐसे दबा दिया, तो बच्चा कैसा हो गया? देखो बच्चा कैसा हो गया, बच्चा बोला भैया मैं जीवन जीऊं कि नहीं जीऊं। ये मेटल के साथ होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे दबा देते उसको, ऐसे दबा देते, ये देख लो देख लो, ऐसे ऐसे दबा देते, ये ऐसे दबा दिया उसको। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो फोर्सेस है इसको बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा? कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा? कंप्रेसिव फोर्स। देखा नहीं कि वो आजकल वो दिखाते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, उसमें क्या एक चीज को रख देते ऊपर से वो प्रेस आती, थप करके दबाती है, तो ये क्या है? एक फोर्स नीचे से, एक फोर्स ऊपर से, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या बोलते हैं इसको? कंप्रेशन। तो ये कौन सी फोर्सेस है भैया? ये है कंप्रेसिव फोर्स। अरे बाप रे, दुनिया हम पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रही है। हां, दुनिया तुम्हें दबाना चाहती है, इसीलिए तुम पे लग रहा है दबाव। पर मजे की बात, जिस चीज पे दबाव ज्यादा लगता है ना, वो चीज उतनी ज्यादा निखर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोयले के ऊपर अगर आप ज्यादा दबाव लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? डायमंड बन जाएगा। धरती से 150 किलोमीटर आप नीचे जाइए, वहां पर आपको किम्बरलाइट रॉक्स मिलेंगे, और उस किम्बरलाइट रॉक्स में ही आपको डायमंड मिलता है। बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, कार्बन कन्वर्ट्स टू, या दिस कोल्ड ट्रांसफॉर्म्स टू दिस डायमंड, हीरे में तब्दील हो जाता है। ज्यादा कंप्रेशन मारेंगे तो हीरे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं मोमबत्ती लो उसको दबाओ तो क्या हीरा बन जाएगा, ऐसा नहीं बेटा। मैं जो बताना चाह रहा हूं तुम समझ गए होगे, है ना? चलिए, तो ये कौन सा फोर्स है? कंप्रेसिव फोर्स। अच्छा, इसको लगाने के बाद होगा क्या?
तुम्हारा जो मेटल है वो एकदम ऐसा चपटा सा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा चपटा सा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा चपटा सा। तो तुमने अगर ये मेटल के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया या किसी भी मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया और वो बिल्कुल ऐसा चपटा सा थिन शीट में कन्वर्ट हो गया। थिन का मतलब है हम पतली से पतली शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सटेंट को समझाने के लिए बोल रहा हूं थिन। एक बच्चे ने पिछली बार बोला थिक शीट में नहीं कर सकते। अरे भाई थिन का मतलब है कि पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ मैलिएबिलिटी को समझाने के लिए बता रहा हूं। तो एक तरीके से ये प्रॉपर्टी क्या हुई, पूरा फोकस देंगे। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं की वो कैपेबिलिटी या वो एबिलिटी जिससे कि हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस। यानी जब हम उनके ऊपर दबाव लगाएंगे तो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। एक बात बताओ, मरकरी को तुम पतली शीट में कन्वर्ट कर पाओगे क्या रूम टेम्परेचर पे? मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होगा। आईसीएससी में हम एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसका नाम है जिंक यानी कि Zn। जिंक यानी Zn। तो जिंक जो होता है ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। एक एग्जाम्पल और याद रखिए आपका जिंक। तो जिंक के साथ क्या दिक्कत है? जिंक एक ऐसा मेटल, एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे ना तो आपकी मेलेबिलिटी शो करता है ना ही डक्टिलिटी शो करता है, दोनों में से कुछ भी शो नहीं करता, क्योंकि वो ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जैसे अपने पास कांच का ग्लास होता है, उसको नीचे गिराते तो टूट जाता है पीसेस में, बिल्कुल वैसा होता है। आप ज्यादा जिंक के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिंक कहेगा वो भाई साहब मैं जा रहा हूं, भाई साहब मैं जा रही हूं, मैं टूट रहा हूं, टूट जाएगा। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रेक्स इनटू पीसेस, ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब आप इसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, इसे बेसिकली हम कहते हैं ब्रिटल। तो मैलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है, तो मेटल्स आपके जनरली मैलिएबल है, आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन है मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। दूसरा है जिंक, वो ब्रिटल है रूम टेम्परेचर पे। साथ ही साथ ब्रिटल का मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स, तो ये टूट जाएगा। ठीक। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन मैलिएबल, यानी कि मैलिएबिलिटी को शो नहीं करते। जो मैलिएबिलिटी शो करते हैं वो मैलिएबल कहलाते हैं, जो मैलिएबिलिटी शो नहीं करते वो नॉन मैलिएबल कहलाते हैं। अगली प्रॉपर्टी समझूंगा मैं भैया। अब ये देखिए आपके ऊपर लगा दबाव, और दबाव के साथ सुनील भैया संसार हमको खींचता भी है, हमको टेंशन देता है। टेंशन, संसार टेंशन देता है, ऊपर से भी खींचते, नीचे से भी खींचते, इधर से स्कूल वाले, नीचे से ट्यूशन वाले हैं, स्कूल ट्यूशन, स्कूल ट्यूशन, स्कूल ट्यूशन, पेरेंट्स, ये वो फलाना ढिमकाना, सब हमको खींचते हैं। इसे बोलते हैं टेंशन। एक फोर्स ऊपर से, एक फोर्स नीचे से, एक फोर्स ऊपर से, एक फोर्स नीचे से। ये देखो, एक फोर्स ऊपर से, एक फोर्स नीचे से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आप मेटल्स के ऊपर टेंसाइल फोर्सेस, यानी जिसे आप सरल भाषा में कहते हैं खिंचाव, पहला कौन सा था? दबाव, दूसरा था खिंचाव, टेंशन, स्कूल का होमवर्क, डीपीपी, मम्मी पापा का टेंशन कि नंबर लाने हैं, उधर से रिया का मैसेज नहीं आ रहा, सब जगह से खिंचाव। समझ रहे हो? सोसाइटी का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, स्कूल वालों का प्रेशर, डिम्पी का मैसेज नहीं आ रहा, चिंटू का मैसेज नहीं आ रहा, वो ये कर पा रहा है, सब चीजों का टेंशन है हमारे सर पे। खिंचाव,
तो ये बेसिकली सच्चाई है संसार की। ज्यादा सच्चाई बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। किस दिन एक दिन फ्लो चार्ट बनाऊंगा तुम्हारी पूरी पढ़ाई का, और इंजीनियरिंग तक जब तुम पढ़ोगे, ग्रेजुएशन तक करोगे, उसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा, और फिर अपन आगे बात करेंगे जॉब की। तो जितना तुमने अभी तक पढ़ा और जिस चीज के लिए तुमको जॉब चाहिए, उसमें से कोई भी चीज मैच नहीं करेगी। और जॉब लेने के बाद छोड़ो, ज्यादा सच हो जाएगा। आ जाओ। तो ये हो जाएगी, जब इसको अपन ने ऐसे खींचा तो ये बिल्कुल ऐसे पतले से थिन से वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। थिक वायर भी हो सकता है, थिन वायर भी हो सकता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपन ने इसको खींच खींच के पतले तार में कन्वर्ट कर दिया। तार बोला तार, प्यार नहीं। इसको खींच के तार में कन्वर्ट किया, प्यार में नहीं। समझ रहे हो? हाँ, इसको ऐसे खींच के तार में कन्वर्ट किया, यानी कि थिन वायर में कन्वर्ट किया। इसे बोलते हैं डक्टिलिटी, यानी तन्यता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो तार बोला, प्यार नहीं बोला। पता लगा बोले कि सुनील से खींचने पे तो प्यार मिलता है। So, the ability of metals to be converted into thin wires on the application of tensile forces। यानी मेरे दोस्त, अगर आप धातुओं पे खिंचाव लगाएंगे तो वो पतली तार बन जाएंगे। अगर धातु पे आप खिंचाव लगाएंगे तो वो पतली तार बन जाएंगे, प्यार नहीं, तार। समझे? अगर आप धातुओं पे खिंचाव लगाएंगे तो वो तार बन जाएंगे, प्यार नहीं कहा। ठीक है ना? हाँ भैया, तुम जब भी तार और प्यार कहते हो मेरे को उसकी याद आती है, भूल जाओ। So the ability of metals to be converted into thin wires on the application of tensile forces is known as ductility। अब जो डक्टिलिटी शो करते हैं उनको हम डक्टाइल बोलते हैं। सो मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। एक्सेप्शन इज मरकरी एंड जिंक। अगेन सेम एक्सेप्शंस है, तो जिंक यहां पर भी आप सेम रीजन देंगे, ब्रिटल एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी लिक्विड स्टेट में है, रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए ना तो आप उसकी पतली पतली तारें बना सकते हैं, ना ही पतली पतली शीट बना सकते हैं। ना पतली तार ना पतली शीट। जिंक जो होता है रूम टेम्परेचर पे ब्रिटल होता है, कोई भी फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, चलो। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन डक्टाइल, यानी कि ये आपके तारों में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बट इस चीज में हमारे पास एक एक्सेप्शन है, उसको हम बोलते हैं कार्बन फाइबर। क्या बोलते हैं? कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर एक एक्सेप्शन है, यानी कार्बन को हम पतली पतली वायर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना? पतले पतले वायर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पे नॉन मेटल्स आपके जनरली नॉन डक्टाइल है, लेकिन एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर। और नॉन मेटल्स आपके सारे के सारे नॉन मेलिएबल हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा एग्जाम्पल्स आपको मेलिएबिलिटी का हम दे देते हैं। ये देखिए मेलिएबल ऑब्जेक्ट्स के थोड़े से एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। तो हम स्कूल जाते हैं, मम्मी हमको खाना पैक करके देती है। कौन से फॉइल में देती है राजा? सुनील भैया, एल्यूमिनियम के फॉइल में देती है मम्मी खाना। तो मेरे बेटा, एल्यूमिनियम के फॉइल में खाना देती है मम्मी, है ना? एक बात बताओ राजा बेटा, एल्यूमिनियम के फॉइल में खाना गर्म क्यों रहता है? एल्यूमिनियम के फॉइल में खाना गर्म क्यों रहता है? क्लास 8 मेटल नॉन मेटल में आया था ना सवाल। हाँ, वही सवाल है, सोचना। और दूसरा, भाई बहन वाला त्योहार आ रहा है, तो सारी की सारी बहनें सुनील भैया को राखी बांधेगी और फिर सुनील भैया को मिठाई खिलाएगी। और मिठाई के ऊपर क्या होता है राजा बेटा? क्या होता है? अरे सुना नहीं है क्या? ए सोनू, मिठाई पे सोने का वर्क है या चांदी का? वही वर्क। वर्क, वर्क ऑफ गोल्ड स्लैश सिल्वर फॉइल। तो ये सब मेलिएबिलिटी की एप्लीकेशंस नहीं है क्या? अरे आप मेटल को पतली पतली फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं मेलिएबिलिटी की वजह से, और फिर आप मिठाई पे लगा के उसको खाते हैं, बड़ा मजा आता है। साथ ही साथ स्कूल में रोज मम्मी खाना इसमें पैक करके देती है एल्यूमिनियम के फॉइल में, बड़ा मजा आता है भैया। रोटी गर्म रहती है, क्यों रहती है गर्म? सोचना।
उसके बाद डक्टाइल, ये देखा नहीं देखा? घर के अंदर, हमारे घर में तार किसकी आती है? कॉपर की वायर्स आती है। सवाल यहां से बहुत पूछ सकता हूं मैं तुम्हारे से, मजा आएगा। और उसके बाद ये ओवरहेड पावर केबल्स पे भी हमारी तार चलती है सुनील भैया, लेकिन यहां पर जो तार चलती है एल्यूमिनियम की वायर चलती है। थोड़ा सोचना इसके बारे में, कॉपर की तार यहां लगाऊं, एल्यूमिनियम की तार यहां लगाऊं, चलेगा? मतलब तुम्हारे घर में एल्यूमिनियम की तार लगा दूं और घर के बाहर जो ये ओवरहेड पावर केबल्स होती है यहां पे कॉपर लगा दूं, चलेगा? सोचना, थिंक, सोचना। तो ये मेलिएबल ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल है। मिठाई के ऊपर वर्क हो रहा है, एल्यूमिनियम के फॉइल में खाना लेके जा रहे हैं। डक्टिलिटी क्या? एल्यूमिनियम की तार, कॉपर की तार, ये सारी चीजें। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलो चलो एक एक्सपेरिमेंट भी कर देंगे, थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी, मजा आएगा। अब देखो जल्दी देखो, पांचवी प्रॉपर्टी और फिर छठी प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना। पहली है, छठी है, पांचवी है सोनोरिटी और छठी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आज तुम्हारा एक बढ़िया मिसकंसेप्शन भी मैं क्लियर करूंगा, बढ़िया मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनोगे तो मजा आ जाएगा तुमको। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सोनोरिटी का मतलब होता है प्रोड्यूसेस डीप रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो मेटल्स को जब आप जोर से मारते हैं तो वो एक रिंगिंग या क्लिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसे सोनोरिटी कहते हैं। एक काम करो, तुम्हारे घर में सिक्के हैं, सिक्के सभी के घर में होते हैं, तो सिक्के को नीचे गिराओ, सिक्के को नीचे गिराओ। सिक्के जो हैं मेटल से बने, उनको नीचे गिराओ, अलग ही कैरेक्टरिस्टिक आवाज आएगी। इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। ठीक है? जैसे मान लो ये मेटल से बना है, तो अभी मैं इसको गिराऊंगा तो देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आवाज कैसे आती है, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, आवाज सुनना। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक रिंगिंग या क्लिंगिंग साउंड आ रहा है जब अपन किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को तेज से मारते हैं। अरे स्कूल में घंटी बजती नहीं क्या? टन 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 टन, तो प्रोड्यूसेस डीप रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो मेटल्स आपके सोनोरस होते हैं। एग्जाम्पल स्कूल की बेल। अब ये मेटल कौन सा होता है इसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। और नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं, आवाज कुछ नहीं करते। समझ रहे हो जी? उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी बिजली के कंडक्शन पे। तो मेरे भाई बिजली का कंडक्शन कौन करता है? मेटल्स आर द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स व्हाइल नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब मेटल्स अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्यों हैं? बिकॉज दे हैव फ्री और डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनके पास फ्री या फिर डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। लेकिन अभी एक थ्योरी और आई है सामने कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बट इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल। काफी एक अच्छा वीडियो डाला था मैंने, देखा था वेरिटेजियम ने, आप जाके चेक करना। तो वो ये कहते हैं कि ये फ्री और डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। जाकर एक बार चेक करना। अगर आपको साइंस फैसिनेट करती है, आपको साइंस से प्यार, आप साइंस को फील करते हो, गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो दे हैव फ्री एंड डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी किताबें कहती है और हम भी यही मानते हैं, बट साइंस थोड़ा ऊपर जाता जा रहा है दिन ब दिन। तो मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव फ्री और डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एंड नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट के अंदर भी क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो बिजली का कंडक्शन करता है।
तो अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा कि हमारे जो नॉन मेटल से वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, एंड जो ग्रेफाइट है विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, एक नॉन मेटल का प्रकार है, वो बिजली कंडक्ट करता है और वो इस पेंसिल के अंदर पाया जाता है। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बेटा पेंसिल के अंदर लेड नहीं होता, ग्रेफाइट होता है। ये मिसकंसेप्शन है कि लेड, मैं आपको रीजन बताता हूं। जब ग्रेफाइट निकला था ना 16th सेंचुरी के आसपास, तो लोगों को लगा कि भाई साहब ये लेड है, तो लोगों ने बोला कि ये ब्लैक लेड है, इसका नाम प्लम्बागो रख देते हैं, ब्लैक लेड। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये लेड नहीं, ये कार्बन का एक फॉर्म है जिसे ग्रेफाइट बोलते हैं। तो उसके नाम की एंड्योरेंस आज तक है, हम लोग लेड पेंसिल बोलते हैं, पर उसमें लेड 0% है। एनडीए में सवाल भी आया था, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लेड इज देयर इन अ पेंसिल? 0% लेड है। दिस पेंसिल इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट से बनी हुई पेंसिल है। दिस इज अ पेंसिल विच इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटली चीजें दिखा देते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। हेलो 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 हेलो, चलो ये तो मैं आग वाग लगाने के लिए रखता हूं आजकल। भैया कब मन कर गया आग वाग लगाने का, तो भाई सब आग वाग लगा सकते हैं। क्यों दोस्त, मजा आता है तुमको? हाँ बहुत मजा आता है इसको। तो देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, यहां पर ध्यान से देखना तुम लोग। ये देखो नॉर्मल एक सर्किट मैंने बनाया है, नॉर्मल एक सर्किट मैंने यहां पर बनाया है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये मेरे पास यहां पर क्या है, बैटरी है। इसमें से एक मैंने जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट किया है यहां पर पेंसिल से, दूसरा टर्मिनल मेरे पास ओपन है, और एक टर्मिनल यहां पर मैंने कनेक्ट किया है वापस पेंसिल से। देख रहे हो, ये देखो, ये ग्रेफाइट पे कनेक्ट किया, पेंसिल के ग्रेफाइट पे। ठीक है जी। अब यहां पर ये जो दो खुले एंड्स है, इसको मैं बल्ब से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना, बताना कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, बताना ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है ग्लो, कर रहा है ग्लो। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? देख लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ग्लो। ये देखो, हमने यहां पर बैटरी का ये एक टर्मिनल ये रहा, दूसरा टर्मिनल पेंसिल कनेक्टेड है, और यहां पर पेंसिल से दूसरा टर्मिनल कनेक्ट करके ये बल्ब पे लगा रखा है। तो कंप्लीट सर्किट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से बल्ब का एक पार्ट बैटरी से कनेक्टेड है, बल्ब का दूसरा पार्ट पेंसिल से कनेक्टेड है, पेंसिल का एक पार्ट बल्ब से कनेक्टेड है, पेंसिल का दूसरा पार्ट बैटरी से कनेक्टेड है। अब ये देखो, ये देखो जलेगा, जल रहा है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है? ये देखो, दिख रहा है, दिखा, दिखा। ठीक है, सो पेंसिल जो होती है यानी कि आपकी ये ग्रेफाइट से है, इसका जो कोर है दैट इज बेसिकली ग्रेफाइट, यानी एक नॉन मेटल है, और दिस इज बेसिकली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो पेंसिल विच कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे प्रूव हो गया। मेटल के लिए भी प्रूव कर लेते हैं। तो ये देखिए, बैटरी का एक टर्मिनल को मैं कनेक्ट करता हूं यहां पर मेरी लोहे की कील से, दूसरा टर्मिनल ये रहा। अब देखिए, यहां पर हम लोहे की कील के साथ इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बल्ब पे एक टर्मिनल लगा दिया है हमने, जो कि हमारे पास आ रहा है कील से, और दूसरा टर्मिनल आ रहा है हमारे पास बैटरी से। ठीक है, ये रहे दोनों टर्मिनल्स। जल गया, जल रहा है, ये देखो जल रहा है कि नहीं जल रहा है? क्लियर है? चलो, सो दिस प्रूव्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो बहुत बढ़िया सुनील भैया, मजा आ रहा है, एकदम ओपी सा माहौल है, बढ़िया लग रहा है सुनील भैया, एकदम बढ़िया लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत सही। यहां पर हम लोग हमारा कैमरे को स्विच कर लेते हैं। आ जाइए दोस्तों। ठीक है, विजिबल हूं मैं सभी को? विजिबल हूं मैं? क्या हो गया भाई, विजिबल नहीं हो क्या? चलो ठीक है, ऑल राइट। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कि ये हमारे पास क्या है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, एंड नॉन मेटल्स आर जनरली दी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। लेकिन एक्सेप्शन यहां पर है ग्रेफाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां तक अगर सारी बातें समझ में आ रही तो पहले फटाफट आए भैया लिख दो, फिर आगे चलेंगे। यहां तक आपको एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लिख दो, आगे चलेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से मिसकंसेप्शन क्लियर करते हुए चलेंगे आगे। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई? ऑल राइट। सो सवाल यह है, हीट कंडक्शन इन एनी सब्सटेंस टेक्स प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? यानी हीट कंडक्शन किसी भी सब्सटेंस में सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, क्या यह सत्य है या असत्य है? इज इट ट्रू और फॉल्स? सो हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इज इट ट्रू और नॉट? सोच समझ के आंसर देना, क्या पता मिसकंसेप्शन हो और क्लियर हो जाए। सोच समझ के आंसर देना, क्या पता मिसकंसेप्शन हो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से सोच समझ के आंसर करना दोस्तों, सोच समझ के आंसर करना। सोच समझ के आंसर करना सारे के सारे। हीट कंडक्शन इन एनी सब्सटेंस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ए और बी, ए और बी, ए और बी। हीट कंडक्शन इन एनी सब्सटेंस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। पीपीवी पटेल, कार्तिक वर्मा, निंजा, प्रत्युष, अलामूर, आदित्य दास, दिवांकर, रॉ एजेंट, ईशा मौर्य एंड ब्रजमोहन, अरमान गुप्ता गुप्ता। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे अपने, बहुत बढ़िया उड़ानियंस। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। फॉल्स। तो देखिए जब भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में हीट कंडक्शन होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हीट कंडक्शन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कोई वैल्यू नहीं है। सॉलिड्स में जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है, कंडक्शन ऑफ हीट जो होता है वो बेसिकली पता है कैसे होता है? कंडक्शन ऑफ हीट होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, and this vibration of atoms is basically known as phonons। and ये जो phonons है तो यहां पर इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फोनोनिक हीट ट्रांसफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनोनिक हीट ट्रांसफर बोलते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का योगदान बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है। बोले भैया समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई सॉलिड पदार्थ है, अब इसमें यहां से लेकर यहां तक जो हीट ट्रेवल करेगी वो कैसे करेगी? आपने इसको यहां से गर्म किया, आपने यहां से हीट एनर्जी दी ना, आपने यहां पे गर्म किया, आपने यहां पे गर्म किया तो यहां पे पार्टिकल्स जो है इस कोने पे पार्टिकल्स जैसे वाइब्रेट करेंगे, वो वाइब्रेशन अपनी धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे तो वाइब्रेशन ट्रांसफर होगी। तो ये ऐसे वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है। एटम्स अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज फोनॉन्स, या फिर इसको बोलते हैं फोनोनिक हीट ट्रांसफर। यूजुअली होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ऐसे वेव्स के फॉर्मेट में हीट ट्रांसफर होता है, ऐसे 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 ऐसे। समझ रहे हो? समझ रहे हो जी भैया? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो योगदान है वो नाम मात्र का है, नाम मात्र का। किस मात्र का? नाम मात्र का। कैसा? नाम मात्र का योगदान है। तो यहां पर हमारे पास 7th आता है, सरल भाषा में कर देता हूं, हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन, तो क्या ये हीट का कंडक्शन करते हैं? तो जनरली गुड हीट कंडक्टर्स कर लो, जनरली गुड हीट कंडक्टर्स। एक्सेप्शन लेड एंड मरकरी। मरकरी एंड लेड आर बेसिकली द एक्सेप्शंस टू दिस। तो ये जनरली यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत अच्छे हीट के कंडक्टर्स हैं, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसीलिए क्योंकि यहां पर एटॉमिक वाइब्रेशंस बहुत जल्दी यहां पर ट्रांसफर हो जाती है, इसीलिए अच्छे कंडक्टर हैं। लेकिन नॉन मेटल बोल रहे हैं कि भैया हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में
तो पुअर हीट के कंडक्टर्स है, मैं मान लेता हूं है, लेकिन भारी पड़ेगा डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, सारा गेम ओवर कर देता है डायमंड। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का योगदान होता तो कभी भी डायमंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता। आप अभी गूगल पे जाओ और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड की वैल्यू चेक करना और फिर उसको थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर से कंपेयर करना। सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ओवरऑल सारे मटेरियल्स में, लेकिन बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट डायमंड है और सिल्वर से 5 गुना ज्यादा तेज हीट का ट्रांसफर करता है डायमंड। इससे यह साबित होता है कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई जरूरत नहीं है हीट ट्रांसफर के लिए। तो याद रखिए हीट का जो कंडक्शन है, हीट का जो कंडक्शन है, that happens because of the vibration of atoms, that is known as phonons, and this transfer is known as phononic heat transfer. तो मेटल्स जनरली गुड हीट कंडक्टर्स है, एक्सेप्शन और लेड और मरकरी। लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो जनरली दे आर पुअर हीट कंडक्टर्स, पर एक्सेप्शन फंसता है डायमंड। और डायमंड इसीलिए क्योंकि डायमंड में जो स्ट्रक्चर है कार्बन के एटम्स का इतना परफेक्ट अलाइनमेंट है कि एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर बहुत तेज होता है। वैसे अगर सिल्वर में हीट ट्रांसफर होगा ऐसे तो डायमंड और तेज होगा। यह सिल्वर का हीट ट्रांसफर, यह डायमंड का हीट ट्रांसफर, यह सिल्वर का हीट ट्रांसफर, यह डायमंड का हीट ट्रांसफर, यह सिल्वर का हीट ट्रांसफर, यह डायमंड का हीट ट्रांसफर। तो डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखना। और अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं है तो अभी आप गूगल पे जाइए, लेके थर्मल कंडक्शन वैल्यू ऑफ डायमंड एंड थर्मल कंडक्शन वैल्यू ऑफ सिल्वर, 5 गुना ज्यादा वैल्यू आएगी, चेक कर लेना। अगला 8वां मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक, यानी वो तापमान जिस पर कि एक सॉलिड लिक्विड बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो, अरे यार इधर फोकस करो, इधर फोकस करो, बातों पे फोकस करने लग जाते हैं कुछ बालक। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में एक और पॉइंट बोलते हैं, फ्यूजन पॉइंट बोलते हैं। यानी कि वो टेम्परेचर, यानी कि वो तापमान, टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, इसे बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि वो तापमान जिस पर कि हमारा एक ठोस पदार्थ तरल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, उसे बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। एक्सेप्शन हमारे पास क्या है? एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एक्सेप्शन है गैलियम, सीजियम एंड मरकरी। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। अब ध्यान से देखिए आप, सुनील भैया मरकरी का तो समझ में आता है कि मरकरी रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड स्टेट में है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो तो नेगेटिव में होगा। मतलब जो चीज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है वो है मरकरी। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वो तापमान जिस पर कि वो लिक्विड से सॉलिड बनेगा, वो -38 है, और -38 ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है, यानी वो तापमान जिस पर कि वो लिक्विड से सॉलिड बनेगा या सॉलिड से लिक्विड बनेगा हमेशा सेम होता है। तो मरकरी का तो नेगेटिव होगा, ये तो समझ में आता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। ये -38 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड बनेगा और -38 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट दे रहे हैं तो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बेसिक सी बात है। सुनील भैया हमें यह पता है कि गैलियम और सीजियम जो है ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। आइए ये मिसकंसेप्शन भी क्लियर करता हूं। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यहां पर मैंने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पर मैं बेसिकली लिख रहा हूं मेटल का नाम। सबसे पहला है मेरे पास मरकरी, दूसरा मेरे पास है गैलियम, और तीसरा मेरे पास है सीजियम। ठीक है ना? तो रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में होंगे? ये बेसिकली लिक्विड स्टेट में होगा,
ये बेसिकली सॉलिड स्टेट में होगा और ये भी सॉलिड में होगा। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गैलियम और सीजियम भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, गलत मिसकंसेप्शन है आपको। मरकरी रूम टेम्परेचर पे इकलौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, ये दोनों सॉलिड में होते हैं। ऐसे कैसे भैया? अरे यार भाई, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर देखो ना, इसका -38 डिग्री सेल्सियस है, यानी मरकरी को -38 डिग्री सेल्सियस तापमान दोगे तो लिक्विड से सॉलिड बनेगा, और उसी -38 पे सॉलिड से लिक्विड बनता है, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट इसका -38 है। गैलियम का कितना है पता है तुमको? 29.7 डिग्री सेल्सियस है। इसका कितना है पता है तुमको? 28.4 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात होगी तो गैलियम सॉलिड होगा, क्योंकि इसका गलने का जो पॉइंट है वो 29.7 है, इसका मेल्ट होने का जो पॉइंट है 28.4 है। मतलब कि रूम टेम्परेचर पे आपको मरकरी तो लिक्विड मिलेगा, लेकिन गैलियम और सीजियम सॉलिड मिलेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं करता, ये मेल्ट करता है 29 पे, और सीजियम मेल्ट करता है 28.4 पे। मतलब ये तापमान होगा तो सॉलिड से लिक्विड बनूंगा, ये तापमान होगा तो सॉलिड से लिक्विड बनूंगा। तो ये जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गैलियम और सीजियम भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं, गलत फहमी है आपको, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो भैया ये तो हाथ पे पिघल जाते हैं, हमने सुना है ये हाथ पे पिघल जाते हैं। अरे हाथ पे क्यों पिघलते, ये भी तो सोचो। मेल्ट्स ऑन ह्यूमन पाम। अरे भैया ये तो हाथ पे पिघल जाते हैं, हाथ पे पिघल जाते हैं गैलियम और सीजियम। क्यों पिघलते हैं हाथ पे, सोचा है कभी? इनका पिघलने का तापमान कितना है? कहले भैया 29.7 मिलेगा तो गैलियम पिघलेगा, 28.4 मिलेगा तो सीजियम पिघलेगा, इतना है ना भाई। तुम्हारे हाथ का तापमान कितना है वो देखा कभी? तुम्हारे हाथ का तापमान कितना बोले भैया मेरे हाथ का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर तुम गैलियम या सीजियम को लोगे तो गैलियम और सीजियम को पिघलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए था? 29.7 या 28.4। तो इसीलिए तुम्हारे हाथ पे क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। उसको पिघलने के लिए कितना तापमान चाहिए था? 29.7 चाहिए था। भैया रूम टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा, नहीं। अगर आप रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दोगे नहीं पिघलेगा, आप अपने हाथ पे ले लोगे पिघल जाएगा। सीजियम को कोशिश करना कभी हाथ पे ना लो, क्योंकि तुम हाथ पे लोगे तो फिर शायद तुम्हारे जीवन में आखिरी बार तुम अपने हाथ को देख रहे होगे, क्योंकि वो छेद कर देगा फटाफट से, वो तो जल जाएगा, तो हाथ गायब कर देगा। गैलियम को हाथ पे लेना सेफ है, सीजियम को हाथ पे लेना सेफ नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें हीट कंडक्शन की, तो हीट कंडक्शन मेजरली होता है एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से, जिसे बोलते हैं फोनोनिक हीट ट्रांसफर। और मेटल्स आर जनरली गुड हीट कंडक्टर्स, एक्सेप्शन है मरकरी और लेड। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये पुअर हीट कंडक्टर्स है, एक्सेप्शन है डायमंड जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कि सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरीके से, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर हम बात करें मेटल्स की तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन है गैलियम, सीजियम और मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, अगर आप इसको सॉलिडिफाई करेंगे यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर देखें तो -38 पे सॉलिडिफाई होगा, और उसी टेम्परेचर पे लिक्विड बनता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव में है। अगर आप बात करें गैलियम और सीजियम की तो इनका मेल्टिंग पॉइंट 29.7 और 28.4 होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है, लेकिन अगर आप इसको हाथ पे लोगे तो पिघल जाएंगे, क्योंकि हाथ का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो जनरली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बेसिकली क्या है? बहुत ज्यादा है। सो जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, बट एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। चले आगे, चलो। अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लिख दो फटाफट से, जल्दी से एक बार आए भैया लिख दो, फिर तुमको 2 होमवर्क दूंगा फटाफट फटाफट। ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार आए भैया लिख दो, फिर तुमको होमवर्क दूंगा मैं फटाफट, आज का होमवर्क दूंगा जल्दी से फटाफट से, जल्दी जल्दी। अरे ये क्या हो गया? जल्दी 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 फटाफट से, ठीक है, हो गया। चलो अब ये 2 एक्टिविटीज जो है तुम्हारी 3.5
ये एक्टिविटी तुम्हारी होमवर्क है, इसके बारे में क्वेश्चंस पढ़ के आना। ये क्वेश्चंस यहां पे दे रखे हैं, रीजंस तुमको बताने हैं। और दूसरा तुम्हारी एक्टिविटी नंबर 3.6। भैया इससे सवाल आया है क्या? हां, इससे सवाल आया है, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, ये दोनों तुमको घर पे पढ़ के आनी है। चलो, तब तक मैं तुमको कुछ बढ़िया फैक्ट्स भी बता देता हूं जो तुमको याद रखने हैं, जल्दी से देखना। अगर कोई बोलता है सबसे मेलिएबल मेटल, तो आप बताओगे कि गोल्ड जो है सबसे मेलिएबल मेटल है। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, यानी आघात वर्धनीयता सबसे मैक्सिमम एक्सटेंट पे गोल्ड शो करता है। और यही रीजन था कि रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में गोल्ड को यूज किया था। सबसे मेलिएबल मेटल है गोल्ड। टॉकिंग अबाउट सेकंड पॉइंटर, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आप प्लेटिनम को बताएंगे सबसे डक्टाइल मेटल है। एनसीईआरटी में फैक्ट अपडेट नहीं हुआ है, एनसीईआरटी के हिसाब से अभी भी गोल्ड है, बट इफ यू सर्च प्लेटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आपका डायमंड है। डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। उसके बाद सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन केस ऑफ मेटल्स, फॉलोड बाय कॉपर। अगर इन केस ऑफ मेटल्स आप बात करेंगे तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, फॉलोड बाय कॉपर। ओवरऑल सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट डायमंड, मेटल के केस में सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर। ओवरऑल अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में बात करें तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन केस ऑफ मेटल्स या ऑल अदर मटेरियल्स विल बी, सबसे बेस्ट है सिल्वर, फिर है बेसिकली कॉपर, फिर है बेसिकली गोल्ड एंड फिर है बेसिकली एल्यूमिनियम। तो ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। किसी ने बोला सबसे मेलिएबल मेटल, आप बोलोगे गोल्ड। किसी ने बोला सबसे डक्टाइल मेटल, आप बोलोगे गोल्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ओवरऑल है प्लेटिनम। किसी ने बोला बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, आप बोलोगे डायमंड। किसी ने बोला मेटल के केस में बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, आप बोलोगे सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर। आप कहोगे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप पहले होगा सिल्वर, फिर होगा कॉपर, फिर होगा गोल्ड, फिर होगा एल्यूमिनियम। ठीक, चलो एक सवाल कर दो, क्लास एंड कर देंगे फटाफट से। विच अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट है, जल्दी से बताओ। लास्ट सवाल है, एंड करेंगे, एंड करेंगे। विल यू बी फ्री आफ्टर क्लास? लास्ट सवाल है, खत्म करो, एंड करते हैं क्लास को। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? सोच समझ के आंसर करना। भैया का सेल्फ क्रेडिट सवाल है, जल्दी से आंसर करो। ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रत्युष वर्मा जी, कार्तिक, हिमांशु, खालिद, पीपीवी पटेल, आदित्य दास, निंजा, रणवीर, अरमान एंड कर्णिक कुमार, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। आप ग्रेफाइट को अभी जाकर पेंसिल में देखो, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट लस्ट्रस होता है, 100% सही है। फॉस्फोरस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, मैंने पढ़ाया था। मैंने कभी नहीं पढ़ाया कि फॉस्फोरस लस्ट्रस होता है, ये सही है। डायमंड हार्ड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। गुड क्या, बेस्ट होता है। गुड क्या होता है, बेस्ट होता है। आयोडीन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन इज लस्ट्रस, ये सब सही है। ये सारी प्रॉपर्टी यहां पे सही है, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर गलत है। फॉस्फोरस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट इज नॉट लस्ट्रस। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास दो होमवर्क है, पहला और ये दूसरा। आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान। चलिए, एक चीज मैं लिखता हूं, आप ऑब्जर्व करना। एक चीज मैं लिखता हूं, आप ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। मैं एक चीज लिखता हूं, आप ऑब्जर्व करना।
ध्यान से सुनना बेटा। तो क्या हुआ, अगर मैंने यहां पर लिखा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ज्यादातर लोगों का ध्यान पता है कहां जाएगा। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी को बोला, आई लव यू, 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 ऐसे लिखते गया, आई लव यू, 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 आई हेट यू, आई लव यू, आई लव यू। उसका ध्यान गया इसके ऊपर, आई हेट यू कैसे लिख दिया। उसी प्रकार एक बार एक मास्टर जी 8 1 8 लिखते, 8 2 16 लिखते, 8 3 24 लिखते, 8 4 32 लिखते, 8 5 40 लिखते, 8 6 48, 8 7 55। बच्चों ने बोल दिया गलत गलत गलत। 8 8 64, ये सही, 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 ये सही। लोगों ने पकड़ा इसको और इसको। क्या इसका अर्थ है? तो जब एक टीचर ने लिखना स्टार्ट किया 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 55, 8 8 64, 8 9 72 और 8 10 80। लोगों का ध्यान गया यहां पर। उसी प्रकार अगर आपने यहां पर 10 में से मान लो आपने 9 बार आई लव यू बोला हो और एक बार आई हेट यू बोला हो, तो ध्यान जाएगा इस पे। तो संसार की, बेटा मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, संसार में हम जैसे भी, हम जितने भी लोग हैं, हमारी ये नेचुरल प्रवृत्ति है कि हमारे दिमाग में या हमारी नजरों में सबसे पहले गलत चीज हमें नजर आती है। देखो, हम सबसे पहले गलत चीज को मार करते हैं। हम अच्छी चीजों के एफर्ट को कंसीडर ही नहीं करते। किसी ने 1 बार सही लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, 5 बार लिखा, 6 बार लिखा, 7 बार लिखा, 8 बार लिखा, 9 बार सही लिखा, 1 बार गलत लिखा, वो 1 बार का गलत हमें याद रहता है। ऐसे किसी इंसान ने 1 2 3 4 5 6 7 बार सही लिखा, 1 बार गलत लिखा, तो वो 1 बार का गलत याद रहता है। अब ये नहीं कह रहा मैं कि मैं ऐसा नहीं हूं या आप ऐसे क्यों हैं, बट ये संसार ही ऐसा है। तो आज अपन लोग एक कोशिश करते हैं साथ में मिलकर, आप और मैं साथ में मिलकर करते हैं। अगर आपको कोई भी इंसान लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला रहा है, प्लीज गो एंड एडमायर देम। आपका कोई भी दोस्त, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड ऑन कर रहा है या आपकी कोई मदद कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, प्लीज गो एंड एडमायर हिम। आपकी कोई स्कूल टीचर जो आपको लगता है कि बहुत आपके लिए मेहनत करती हैं, आपके लिए बहुत एफर्ट करती हैं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई वैल्यू ऐड कर रही है, प्लीज गो एंड एडमायर देम। आपको ये लगता है कि आपके मम्मी पापा जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर रहे हैं, प्लीज गो एंड थैंक्स देम, प्लीज गो एंड से थैंक यू। उनके जाके पैर छुइए, आशीर्वाद लीजिए और उन्हें बोलिए कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे लिए ये कर रहे हैं। आपको जो भी टीचर्स यहां पर पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि दे आर एडिंग सम वैल्यू टू योर लाइफ, कुछ भी एफर्ट्स आपको उनके अच्छे लग रहे हैं, प्लीज गो एंड एडमायर देम। हमारी आदत होती है कि हम 100 बार में 99 बार अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा किया, 1 बार गलत कर दिया, हम उस 1 बार के गलत को पकड़ के बोलते हैं इंसान घटिया है। नहीं करना चाहिए। जिंदगी में मौके देना सीखिए लोगों को। हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, और हम सब गलतियां करके ही सीखते हैं बेटा। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। देयर इज नो वन इन दिस यूनिवर्स हु इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। भगवान को छोड़ के बाकी सब गलतियां करते हैं और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। भगवान है जो अब गलती नहीं कर सकते, इंसान जो भी है वो सब गलती करते हैं। ठीक है, तो गलतियां हर इंसान से होती है। हमें जाकर लोगों के एफर्ट्स की इज्जत करनी चाहिए, हमें उस चीज को एडमायर करना चाहिए। जैसे तुम मेहनत करते हो, क्लास देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हें दिल से बोल रहा हूं कि ये अपनी स्पिरिट बनाए रखना, मेहनत करते रहना।
बाकी मैं आज भी कह रहा हूं ये नंबर और ये जो करंट एजुकेशन सिस्टम है ये तुम्हें सिर्फ एक कॉलेज में लेकर जाएगा और उस कॉलेज के बाद भी तुम स्ट्रगल करोगे एक जॉब के लिए। ये सच्चाई है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो कोई भी तुम्हारा जो बड़ा भाई बहन है जो नौकरी कर रहा है, जॉब में है कहीं पे, उससे पूछ लेना। संसार का कटु सत्य है। तो पढ़ाई करो अपने माइंड को खोलने के लिए, साइड बाय साइड स्किल्स गेन करो। बोलने की स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। योर कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। आप किस प्रकार से बोलते हैं, आप किस प्रकार से अपने थॉट्स को रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर लाकर मैंने बहुत लोगों को देखा है बेरोजगार घूमते हैं, बहुत लोगों को अपने कॉलेज में ही देखा था। जब हमारा 6 प्लेसमेंट लग रहा था भाई, किसी का पहला भी नहीं लग रहा था उस समय। क्यों? कंपनीज को मतलब नहीं है कि आपका पॉइंटर कितना था, उनको पॉइंटर नहीं दिखाना आपका। जब आप बोल ही नहीं पाओगे तो उनको क्या मतलब आपके पॉइंटर से? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हाउ आर यू स्मार्ट और नॉट, आर यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश और नॉट, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आप सारी प्रॉब्लम्स को, यू हैव द स्किल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, डू यू हैव दोज स्किल्स? उस पर बात करेंगे। वो कोई नहीं पूछेगा 10th में कितने नंबर आए थे, 12th में, कोई नहीं पूछता, विश्वास मानो। डर का माहौल बनाया जाता है, डर के माहौल से तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। देखो डर का माहौल बनता है तो क्या कर सकते हैं, पर डरना नहीं है, ठीक है ना। ये सब चीजें एक लाइफ पे एक पॉइंट का तुम्हें समझ में आएगा, कोई मैटर नहीं करता। चलिए कोई ना, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपके प्यारे प्यारे सुनील भैया आपके साथ है, फिजिक्स वाला आपके साथ है, तो दोनों आपके साथ हैं। आप बस ईमानदारी से मेहनत करो यार, बस ईमानदारी से मेहनत करो, मेहनत करते रहना। मैं भी मेहनत करता हूं, मैं सोचता हूं कि जो होगा सब अच्छा ही होगा, मेहनत करते हैं, ठीक है। चलो ऑल राइट मेरे दोस्तों, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।